सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में से। टॉपिक का नाम है एंजाइम गतिकी या जिसे हम इंग्लिश में एंजाइम काइनेटिक्स कहते हैं। अभी वर्तमान में हम एंजाइम के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एंजाइम होते हैं वो ताप के प्रति, टेम्परेचर और लाइट के प्रति भी सेंसिटिव होते हैं और कुछ अन्य कारक भी होते हैं जो कि एंजाइम की अभिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इनमें से पीएच और तापमान के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो आज हम ये अध्ययन करेंगे कि एंजाइम गतिकी या एंजाइम काइनेटिक क्या है। माइकेलिस मेंटेन स्थिरांक जिसे हम Km भी कहते हैं, उसे कैसे निकाला गया, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला या क्या सूत्र होता है, और माइकेलिस मेंटेन जो स्थिरांक होता है वो किस प्रकार से किसी अभिक्रिया को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एंजाइम काइनेटिक चीज़ क्या है, एंजाइम गतिकी जिसे हम कहते हैं उसे कैसे परिभाषित करेंगे। एंजाइम काइनेटिक एंजाइम से उत्प्रेरित अभिक्रियाओं से संबंधित है। एंजाइम नियंत्रित अभिक्रियाओं में पीएच और तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त क्रियाधर सांद्रता और एंजाइम सांद्रता भी अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करते हैं। तो एंजाइम काइनेटिक में यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आई अलग अलग, वो है सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है और एंजाइम की जो कंसंट्रेशन या एंजाइम की सांद्रता। ये भी किसी अभिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ द्वारा समझने का इसको प्रयास करते हैं। अभिक्रिया की जो प्रारंभिक दर होती है, जो भी रिएक्शन होती है या गति का मापन उस समय किया जाता है जब क्रियाधर की सांद्रता एंजाइम की सांद्रता से कम हो, या अपन ये कह सकते हैं कि एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम स्थिर होती है और जो क्रियाधर की सांद्रता होती है वो उस समय कम होती है, और उस समय इसे हम प्रारंभिक वेग या V0 या V0 कहा जाता है। इस अवस्था में क्रियाधर को अल्प अवधि के लिए स्थिर माना जाता है। अब आप देखें नेक्स्ट डायग्राम में इस ग्राफ से आप देख सकते हैं ये इसका एक्स एक्सिस है इस तरफ, और उस तरफ जो ऊपर की तरफ है ये इसका वाई एक्सिस कहलाएगा। इस ग्राफ में ये शो किया गया कि इस तरफ एक्स एक्सिस में हमने किसको दिखा रखा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, जिसको हम एस कहेंगे, और वाई एक्सिस की तरफ हमने दिखा रखा है रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की जो दर है। अब आप यहाँ पे शुरुआत में देखें इस अभिक्रिया के अंदर, इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि शुरुआत के अंदर जो वेलोसिटी कर्व आप ये देखेंगे, इसमें एक नाम लिख रखा है वेलोसिटी कर्व। तो यहाँ पे अभिक्रिया की गति का मापन उस समय किया जाता है जब सांद्रता कम होती है। किस समय? इस जगह। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है। अब आप वापस अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और पुनः इस ग्राफ पर आएंगे। जब क्रियाधर की सांद्रता बढ़ाई जाती है, जब भी किसी अभिक्रिया के अंदर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो V0 में या V0 में रेखीय वृद्धि होती है, लीनियर ग्रोथ होती है, और एक अवस्था के बाद इसमें जो वेलोसिटी की जो कर्व होती है या में क्रियाधर सांद्रता में वृद्धि के साथ अत्यंत ही कम वृद्धि हो जाती है, यानी एंजाइम पूरा का पूरा सैचुरेटेड या संतृप्त हो जाता है, और इस अधिकतम दर को जब वो सैचुरेटेड हो जाएगा उसे हम अधिकतम वेग या Vmax कहते हैं। पुनः डायग्राम में देखते हैं Vmax कैसे है। आप ये देखें यहाँ डायग्राम में, यहाँ पे शुरुआत के अंदर कंसंट्रेशन कम थी, जैसे जैसे अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना शुरू कर दिया तो ये वेलोसिटी कर्व है, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ शुरू हुई और ग्रोथ होते लगभग हो रही है, और इस ग्रोथ में आप पर्टिकुलर इस स्थान पर पहुँचेंगे तो उसके बाद अपन देखेंगे कि ये कर्व है वो स्थिर हो गई, और इसमें इस जगह मतलब सबस्ट्रेट की जो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन जितनी बढ़ा के, इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो एंजाइम है यहाँ पे सैचुरेटेड हो गया है या संतृप्त हो गया है, इसलिए यहाँ लिख रखा है सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, जो भी है, क्योंकि अपने को पता है कि जो सबस्ट्रेट होगा वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच होगा। तो इस पर्टिकुलर जगह पे एंजाइम है वो संतृप्त हो चुका है, इसे हम बोलते हैं Vmax। तो पहला टर्म हमने जो ध्यान रखना है एंजाइम गति में वो Vmax का मतलब एंजाइम पूरा का पूरा संतृप्त हो जाए और कंसंट्रेशन की जो मैक्सिमम मात्रा होती है उसे हम Vmax कहते हैं। अब आप देखें क्रियाधर की वह सांद्रता जिस पर प्रारंभिक वेग अभिक्रिया वेग का आधा हो जाता है उसे हम Km या माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं। तो वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे और एक कनाडा के वैज्ञानिक थी। जर्मन वैज्ञानिक का नाम था लियोनार माइकेलिस, और मॉड मेंटेन, लियोनार माइकेलिस जो थे वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे और मॉड मेंटेन कनाडा की वैज्ञानिक थी। उन्होंने इसके लिए एक स्थिरांक दिया कि जब क्रियाधर की जिस समय अभिक्रिया प्रारंभिक वेग अभिक्रिया की वेग का आधा हो जाता है
उसे हम माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट या इसे हम Km कहते हैं। वापस आप डायग्राम में देखें, आप पर्टिकुलर देखेंगे कि इस समय जो वेलोसिटी कर्व है वो लगातार वृद्धि करती जा रही है, मैक्सिमम पे पहुंच गई। तो आधा कंसंट्रेशन, जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन की मात्रा बढ़ाई, वी मैक्सिमम पर ये कर्व पहुंची। तो पर्टिकुलर जिस जगह, यहाँ पे आप देखें इसमें ये डॉट डॉट से इस ग्राफ से दिखा रखा है, यहाँ पे ये जो दिखा रखी है लाइन, ये किसको दिखा रखी है कि इस पर्टिकुलर एंजाइम की सबस्ट्रेट की वह मात्रा जहाँ पे अभिक्रिया की वेग आधी हो जाती है, तो उसे हम Km कहते हैं। तो Km कहाँ हो गया, इस पर्टिकुलर जगह, इसको हम Km या माइकलिस कांस्टेंट भी कहते हैं। फिर माइकलिस मेंटेन ने दोनों ने मिला, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1913 में प्रतिपादित किया कि एंजाइम और सबस्ट्रेट व्युत्क्रमणीय रूप से संयुक्त होकर ES या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई अभिक्रिया शुरू होती तो E और S एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे, एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जुड़ेगा और एक मध्यवर्ती स्वरूप जिसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसका निर्माण होगा और अंत में प्रोडक्ट का निर्माण होगा। अब ये जो ES कॉम्प्लेक्स है ये विघटित होकर प्रोडक्ट और एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट के बनने की प्रक्रिया हमेशा तेज होगी और प्रोडक्ट बनने की प्रक्रिया है वो धीमी गति से होती है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ ये है कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा और दूसरी है कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा वो तेज़ गति से बनेगा और प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा धीमी गति से बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स निर्माण का जो गति स्थिरांक जो है उसको हम K1 कहते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट से पुनः अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट अलग अलग बनते हैं तो उसके लिए गति स्थिरांक K2 कहलाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का जो गति स्थिरांक है उसे हम K3 कहते हैं। ये कांस्टेंट, ये स्थिरांक दे दिए पर्टिकुलर किसी अभिक्रिया के लिए। कैसे, आप इस अभिक्रिया में देखें, यहाँ पे अपने पास एंजाइम है, ये एक सबस्ट्रेट है, इन दोनों ने मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया। अब E और S यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके ES जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं इसके लिए गति स्थिरांक दे दिया K1 और ये ES अगर पुनः व्युत्क्रमणीय रूप से सबस्ट्रेट और एंजाइम में परिवर्तित हो रहे तो इसके लिए गति स्थिरांक दे दिया K2 और एंजाइम सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट का निर्माण करेगा तो इसके लिए जो गति स्थिरांक है वो क्या कहलाएगा, K3। लेकिन ये जो अभिक्रिया जैसा कि मैंने पहले बताया ये फास्ट होगी और ये वाली जो अभिक्रिया है वो स्लो या धीमी गति से होगी। तो Km या जो माइकलिस कांस्टेंट है जिसको हम लोग माइकलिस मेंटेन स्थिरांक भी कहते हैं, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया उन्होंने, कांस्टेंट ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ ES, मतलब कि ES के विलुप्त होने का स्थिरांक और कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES मतलब हुआ कि ES के निर्माण का स्थिरांक, ES का मतलब कॉम्प्लेक्स का। तो अब आप देखें कि विलुप्त होने के लिए आप देखें ES कॉम्प्लेक्स बना तो विलुप्त कब हो रहा है, एक तो K2 में वापस ये देखो स्थिरांक K2 में ये अभिक्रिया विपरीत गति से जा रही है, यहाँ पे देखें, ये देखें K2 में अभिक्रिया विपरीत गति में जा रही है। इसका मतलब ये है कि ES वापस किस में टूट रहा है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में, और दूसरे में आप K3 में भी देखेंगे ये प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो इनके विलोपन होने का जो स्थिरांक है वो K2 अपॉन K प्लस K3 और फॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक ही स्थिरांक है K1। तो Km वैल्यू को निकालने के लिए माइकलिस मेंटेन ने एक स्थिरांक दिया जिसके द्वारा हम इसकी किसी भी एंजाइम की जो Km वैल्यू है उसको हम निकाल सकते हैं। अब आप देखें, इसके बाद माइकलिस और मेंटेन के अनुसार जो स्थिरांक है क्रियाधर सांद्रता और एंजाइम उत्प्रेरित क्रिया के प्रारंभिक वेग और अधिकतम वेग पर भी निर्भर करता है। ये चीज़ भी उन्होंने बताई और इस आधार पर उन्होंने एक और समीकरण दिया जिसमें v जो वेलोसिटी जो है उसके लिए v मैक्स और Km प्लस SS किसके लिए यूज़ किया गया है, सबस्ट्रेट के लिए यूज़ किया गया है। और इसी समीकरण का उपयोग करते हुए उन्होंने एक और रिएक्शन दी कि यदि v बराबर हाफ v मैक्स हो, जैसो कि पहले वाली अभिक्रिया में हमने दिखा है, तो समीकरण को निम्न प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। ये एक समीकरण दिया और दोनों तरफ के समीकरण को जब बैलेंस किया गया तो अंत में जो Km वैल्यू आई वो क्या आई, Km इक्वल टू S। कहने का मतलब ये हुआ कि जो माइकलिस मेंटेन स्थिरांक है या Km का मतलब सबस्ट्रेट की वह मात्रा जहाँ पे एंजाइम है वो हाफ v मैक्स को प्राप्त करता है, वो जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करेगा। तो यहाँ पे हम इसलिए Km या माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को समझ रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होती है वो अभिक्रिया को प्रभावित करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न एंजाइमों के लिए जो Km का मान होता है
Km का मान भिन्न भिन्न होता है। अर्थात एंजाइम को संतृप्त करने के लिए आवश्यक क्रियाधार सांद्रता विभिन्न एंजाइमों के लिए भिन्न भिन्न होती है। जैसे किसी एंजाइम के Km का मान अधिक हो, इसका मतलब है कि वो उच्च क्रियाधार सांद्रता पर ही संतृप्त होगा, और अगर मान लो Km की मात्रा वैल्यू कम है तो एंजाइम कम क्रियाधार सांद्रता पर भी संतृप्त हो सकता है। तो माइकलिस मेंटेन ने इस अभिक्रिया के द्वारा एंजाइमों के जो कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किस प्रकार से एंजाइम अभिक्रिया को प्रभावित करती है उसके बारे में जानकारी दी। एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस Km वाला एक्टिव होगा और कौन सा कम होगा। एक टेबल आप देखें, ये टेबल, इस टेबल में विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम, ये एक एंजाइम है और ये जैसे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जिसके लिए दो सबस्ट्रेट है, एसिटाइल कोलिन और एसिटाइल थायोकोलिन, ये दो सबस्ट्रेट है, इन पे ये एंजाइम काम रहे। लेकिन जो Km वैल्यू है वो दोनों के लिए, एक के लिए जब किसी भी एंजाइम की जो Km वैल्यू होती है उसको मिली मोलार में प्रदर्शित करते हैं, तो इसके लिए 0.002 मतलब इतनी जो कंसंट्रेशन होती है उस पर ही एंजाइम है वो कार्य करेगा। जबकि जो एसिटाइल थायोकोलिन है इस सबस्ट्रेट के लिए इसकी जो Km वैल्यू है ये थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो मतलब ये होगा कि जितनी Km वैल्यू अधिक होगी वो उतना ही अपने ये कह सकते हैं कि Km वैल्यू लोअर Km का मतलब होता है कि हायर एफिनिटी, और अगर किसी एंजाइम की Km वैल्यू हायर है इसका मतलब है कि उसकी एफिनिटी है वो लो है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर कुछ एंजाइम है, उस एंजाइमों की Km वैल्यू, कौन कौन से सबस्ट्रेट है उनको। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम जो काइनेटिक है पूरी की पूरी वो एक प्रकार से सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का, एंजाइम की जो अभिक्रिया जो होती है उसके ऊपर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।